नमस्कार शोधार्थियों। क्योंकि कहना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज हम बयान बाहर के लेखक डॉक्टर सुखवीर सिंह जी के साथ हैं। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बन रही है और ये श्रृंखला विशेष तौर पर एमए, एमफिल और पीएचडी के शोधार्थियों के लिए बन रही है। तो निश्चित तौर पर आज हमें सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में डॉक्टर सुखवीर सिंह जी को याद करते हुए बहुत ही हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। जो निरंतर अपने जीवन भर अपने विद्यार्थियों और शोधार्थियों में लोकप्रिय रहा, जिसने समय और समाज के स्पंदन को पकड़ा, जिसने लगातार विश्वविद्यालयी लेखकीय कर्म को, चिंतन को, चिंता को, सरोकार को हमेशा अपने लिए प्राथमिकता के तौर पर चुना। जी हाँ, आज से करीब 2 वर्ष पूर्व हम एक परिचर्चा में शामिल हुए। पुस्तक है डॉक्टर मंजू मुकुल की संपादित पुस्तक बयान बाहर से पुनर्संभवा तक। डॉक्टर सुखवीर सिंह जी के तमाम जो रचनात्मक यात्रा है, जो उनकी अनंतर काव्य यात्रा है, उसके साखी बने हम सब इस पुस्तक परिचर्चा में। और एक बेटी ने किस तरह से अपने पिता की समूची रचनात्मक यात्रा को न केवल तय किया, बल्कि विद्यार्थियों, शोधार्थियों, आलोचकों और सहृदय समाज के लिए उसके वातायन खोल दिए और सबको बड़े आदर से, बड़े मान से, मनुहार से स्वागत अभिनंदन किया कि आज डॉक्टर सुखवीर सिंह जी की रचनात्मक यात्रा के हम केवल सहयात्री न बने, बल्कि हम उसकी जांच पड़ताल करें, उसे परखें, चिन्हित करें, रेखांकित करें। और आज कंटेम्प्ररी पढ़ते हुए जो शोधार्थी कविता पढ़ रहे हैं, समकालीन कविता पढ़ रहे हैं, जो पाठ्यक्रम की कविताएं पढ़ रहे हैं, उसमें डॉक्टर सुखवीर सिंह जी की इन विमर्शों की, ये संवाद करती हुई, ये दो टूक साक्षात करती और कराती हुई कविताएं क्यों ना हम चिन्हित करें और तुलनात्मक रूप से इसे जाने, परखें। शोधार्थियों, कविता मुक्त करती है कवि को तनाव से और पाठक को हताशा, निराशा और कुंठा से। कवि का तनाव समाज का तनाव होता है, जो अनेक स्रोतों से उस तक पहुंचता है। यह तनाव विविधमुखी होता है, बहुआयामी होता है। कवि उसे ग्रहण करके अपने अंदर रचाता पचाता है और परेशानी की हालत से लगातार गुजरता है, बेचैन रहता है। जब यही स्थूल तनाव सूक्ष्म संवेदन के स्तर पर ढल जाए तो कविता होती है। ऐसा बयान बाहर की भूमिका में डॉक्टर सुखवीर सिंह जी खुद कहते हैं। शोधार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बयान बाहर उनका पहला काव्य संग्रह है। ये 1985 में प्रकाशित हुआ। बयान से बाहर खड़े रहने का जो दर्द है, जो टीस है, जो यंत्रणा है, पीड़ा है, तकलीफ है, ये लगातार केवल उनको नहीं, उनके जैसों को और उनके अपनों को लगातार टीसता रहा, सालता रहा। अपनी इसी पुस्तक में भूमिका में सुखवीर सिंह जी कहते हैं कि ग्रामीण जीवन, दलित वर्ग का जीवन तथा नारी जीवन, इनके वर्तमान त्रासदी को कविता के केंद्र में लाना आज पहले से भी ज़्यादा आवश्यक है और यही सामाजिक प्रतिबद्धता की मांग है। शोधार्थियों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सामाजिक प्रतिबद्धता से भरपूर इस कवि की आज हम कुछ कविताओं को पढ़ेंगे। उन कविताओं के ज़रिए हम डॉक्टर सुखवीर सिंह जी की रचनात्मक यात्रा के सहयात्री बनेंगे और कंटेम्प्ररी कवियों को पढ़ते हुए, पाठ्यक्रम में निर्धारित कविताओं को पढ़ते हुए, हम इन कविताओं के साथ एक उठापटक, एक जांच पड़ताल करते हुए, निश्चित तौर पर इन कविताओं को चिन्हित करते हुए, इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, आज हम इनके दाय को, इनके योगदान को भी जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। शोधार्थियों, एक औपचारिक परिचय, जैसा कि इस चैनल का एक कलेवर भी रहा है कि हम अपने हर रचनाकार से एक औपचारिक परिचय आपका करवाते हैं। मैं आपका औपचारिक परिचय करवा दूं
डॉक्टर सुखवीर सिंह जी ने एमए, एमलिट, पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। सम्मान पुरस्कार की एक लंबी फहरिस्त है इनकी, फिर भी कुछ सम्मान मैं गिनाऊंगी। दिल्ली शिक्षित समाज द्वारा सरस्वती अवार्ड, हिंदी अकादमी, दिल्ली प्रशासन द्वारा अनंतर काव्य संग्रह पर इनको भारतीय साहित्यिक कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल अवार्ड 1990 में मिला। रेफरेंस एशिया 1986 एशिया के मनीषियों की करीब 2300 कैप्सूल बायोग्राफी जो है इसमें इनकी सम्मिलित है। इन्हें लंबा अध्ययन अध्यापन का अनुभव रहा। ये वरिष्ठ प्राध्यापक रहे शिवाजी कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय। ये सदस्य रहे टेलीफोन सलाहकार समिति में। इन्होंने ये दूरदर्शन सलाहकार समिति में भी सदस्य के रूप में रहे, आकाशवाणी सलाहकार समिति में रहे। हिंदी विशेषज्ञ व सदस्य के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृतियों और उनके भाषणों के अनुवाद हेतु निर्मित केंद्रीय सलाहकार समिति में भी भारत सरकार द्वारा ये विशेषज्ञ के रूप में रहे। उप अधिष्ठाता युवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय में ये रहे। इनका साहित्य संसार बड़ा समृद्ध है, फिर भी शोधार्थियों कुछ ज़रूरी प्रकाशित पुस्तकों और कुछ इनकी रचनाओं का उल्लेख करना ज़रूरी है। इनके 2 उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे, पगला और सिसकियाँ। इनकी काव्य संग्रह कहें हम तो दिल्ली विश्वविद्यालय कविता दिविक नाम से जो लोकप्रिय ख्यात था, इसका संपादन 1969 में भी इन्होंने किया, पहला, और दूसरे दिविक यानी दिल्ली विश्वविद्यालय कविता का संपादन भी इन्होंने किया। इनकी 3 प्रकाशित कविता संकलन आपके सामने हैं, और उन्हीं में से मैं आज चुनिंदा कुछ कविताओं का न केवल पाठ करूंगी और एक्सटेम्पोर जितना मुझसे बन पड़ेगा वाचन, विवेचन, विश्लेषण करूंगी। तीनों संकलन हैं बयान बाहर, अनंतर और सूर्यांश। शोधार्थियों, पुनर्संभवा इसका संपादन 1990 में हुआ। इनकी कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। रामचरितमानस की पाश्चात्य समीक्षा के नए प्रतिमान, कविता का वैचारिक वर्तमान, इसका संपादन किया था इन्होंने। हिंदी कविता की समकालीन चेतना, हिंदी कविता समकालीन परिदृश्य, इसका संपादन किया था। कविता में लिखा इतिहास, कविता के नए सीमांत, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, ये नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित। शोधार्थियों, आइए आपको उन 5 कविताओं से रूबरू करवाऊं और उन कविताओं के बहाने हम उनके चिंतन का, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता का आकलन करेंगे, और निश्चित तौर पर इन कविताओं से उनका जो सहृदय मन है, जो उनके अंदर एक आलोचकीय दृष्टि थी, उसकी ओर भी हम निश्चित तौर पर ध्यान देंगे। और उन 5 कविताओं में, चूँकि यूट्यूब की एक अपनी सीमा होती है, तो उन 5 कविताओं के द्वारा आज हम उनकी रचना धर्मिता पर और उनके आलोचकीय कर्म पर, उनके कविता कर्म पर विचार करेंगे। पहली कविता जो मेरी पसंद की है, यश प्रश्न। परंपरा के विशाल वीरान खंडहरों में, मकड़ी के जालों से पटी दीवारों, चमगादड़ों के पंखों की फरफराहट और सूनी शीतकारों के बीच गूंजता है एक प्रश्न बार बार, मैं क्या करूं इस भुरभुराते बदबूदार माहौल में, मैं क्या करूं पटरी पर पड़ी किताब और धर्म ग्रंथ के बीच बारूद कहाँ भरूं, कौन से पहाड़ को तोड़कर बाढ़ के पानी को बांझ धरती की कोख में उलीचूं, देश अपना, आजादी अपनी, लोग अपने, किसका टेटुआ भींचूं। एक शाश्वत प्रश्न है ये एक ऐसा प्रश्न है जो कुरेदता है, टीसता है, बेचैन करता है, और आकुल व्याकुल हम पूछते हैं कि क्या यही वो आज़ादी थी, यही वो स्वावलंबन था, यही वो स्वदेश कायम करने के लिए हम चिर प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, संघर्षरत थे। क्या ये वही आज़ाद भारत है, और क्या इसी आज़ाद भारत की कल्पना हमने की थी, जहाँ एक कृषि प्रधान देश में, एक हरित क्रांति वाले देश में किसान, सर्वहारा, मजदूर और वंचित, दलित, शोषित लगातार हाशिए पे किया जा रहा है, लगातार वह अपनी मृत्यु की ओर और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है,
लगातार वह मोहभंग का शिकार है। इन यथास्थितियों से, इन जड़ताओं से उबरने की छटपटाहट, उसमें जो बेचैनी है, वो उसे दरअसल बार बार इस सवाल से परेशान करता है कि क्या करूं, मैं क्या करूं। बांझ धरती की कोख में बाढ़ के पानी को कैसे उलीचूं, किसका टेटुआ भींचूं। क्या इस आज़ादी के सही मायने कोई बता सकता है? क्या इस बुर्जुआ लोकतंत्र के सही मायने कोई समझा सकता है? क्या ये जो खंडहर परंपराओं का, जड़ताओं का, जो हमें अकेला किए दे रहा है, जो हमें लगातार असहाय किए दे रहा है, एक अजीब सी नीरवता फैली है पूरे परिवेश में, एक सन्नाटा पसरा है, एक शीतकार, लगातार सिसकियों जैसा कुछ गंधा रहा है आसपास परिवेश में। लगातार कुछ है जो आसपास बिखरा है अपनी पीड़ाओं के साथ, अपनी तकलीफ़ों के साथ, अपनी यंत्रणा के साथ, याचना। उस यंत्रणा को, जो हमारी यातना को, हमारी व्यथा कथा को और विस्तार दे रहा और गहराई दे रहा है। अब ऐसे में धर्म का, जो जात जमात का, जो समूह समुदाय का, जो वर्ग वर्ण का भेदभाव बढ़ता जा रहा है इस समाज में, जो धार्मिक ग्रंथों में, शास्त्रों में अटा पड़ा बारूद है, जो विस्फोटक है, जो सड़ांध पैदा कर रहा है, जो विषैला वातावरण बना रहा है, जो हमको तोड़ रहा है, जो लगातार हमारे बीच एक खाई, एक लंबा अंतराल पैदा कर रहा है, एक अवसाद पैदा कर रहा है, और इस विषैले वातावरण में सांस लेना दुष्कर है। तो डॉक्टर सुखवीर सिंह जी उस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये केवल हाशिए पर पहुंचे हुए समाज का नहीं है। ये जो मुखर नहीं है, वे भी बाखबर हैं, वे जानते हैं इन चीज़ों की सड़ांध को, इस बेचैनी को, इस टीस को, और वो सवाल कर रहे हैं, और वो सवाल करके बता रहे हैं कि क्या यही हमारा सपनों का भारत था? क्या यही चिर प्रतीक्षित हमारे आज़ादी से मिलने वाले नैतिक मूल्य थे? और अगर ये मानवीय मूल्य हमें हासिल नहीं हुए तो समूची मानवीय सृष्टि, समूची मानवीय प्रकृति पर ये खतरा है। और इस टीस को, इस बेचैनी को, पीड़ा को कहाँ किससे साझा करूं? दूसरी कविता है, मैं तुम सब जले हुए वन में खड़े ठूंठ से होकर रह गए, विकृत मनो आकृति के साथ पास पास, एक दूसरे के एहसास से अनजान। हम भूल गए हैं कि हमारी जड़ें धरती में, गर्त में, रेतीली तह की अंतिम परत में आपस में मिली हुई हैं। हवा के झोंके कभी तेज कभी हल्के आते हैं, हमें एक दूसरे के करीब लाने का करते हैं प्रयास, एक की गंध दूसरे तक पहुंचाते हैं, चले जाते हैं, पर अपने में सिमटते हम और भी अधिक अधी हो जाते हैं, एक दूसरे से मुंह फेर कर अपनी अपनी विकृति वक्रता को छिपाते भरसक सीधे खड़े अलगाव निभाते हैं। डॉक्टर सुखवीर सिंह जी अलगाव जिसे कह रहे हैं ना शोधार्थियों, ये वही है जो लगाव नहीं बनने देता, जो जुड़ने नहीं देता, जो हमें एक सूत्रित संगठित होने नहीं देता, जो मानवीयता के धरातल पर मानव को मानव से मिलाने का काम नहीं करता, जो सामंजस्य, सौहार्द, सहयोग नहीं पैदा करता, जो मनुष्य को मनुष्य के होने के नाते चिंता पहचानता नहीं, जो व्यक्ति को उसे कर्म, आचरण और बर्ताव से नहीं पहचानता बल्कि उसकी जन्म, जात, जमात से पहचाना जा रहा है, ऐसी शिनाख्त हो रही है। ऐसे विषैले वातावरण में कहते हैं हम ठूंठ हो चुके हैं, नीरस, निष्प्राण। ठूंठ होने का मतलब ही है बेजान, और बेजान यानी जान जो था हमारी पारस्परिकता, हमारा सौहार्द, हमारी साझेदारी, है ना, हमारा आपसी भाईचारा, मेल मिलाप, मानव का मानव के हित में एक दूसरे के लिए खड़े हो जाना, ये एहसास जैसे इससे हम लगातार दूर होते जा रहे हैं, अनजान होते जा रहे हैं, गढ़ते जा रहे हैं इस धरती में, और धरती की उर्वरा को, धरती की क्या कह सकते हैं, उसकी प्राण शक्ति को भी हर ले रहे हैं हम अपने इस विषैले आचरण से, जो लगातार हवा में, झोंकों में, कभी तेज तो कभी हल्के, हमें
अलग कर रहा है, बिखरा दे रहा है, हमें जोड़ नहीं रहा, हमें हमारे अंदर प्राण का संचार नहीं कर रहा है। और अगर यह ऑक्सीजन नहीं रहा लंबे समय तक तो हम किसी ठूंठ की तरह एक बेलाग सी दुनिया में अलग अलग एक एलियनेशन में, एक आइसोलेशन में लगातार छटपटाते हुए पाए जाएंगे। फिर कौन किसकी सुनता है, कौन किसके को सवाल करे, कौन किस पर दोषारोपण करे। हम लगातार टूट रहे हैं और इस टूटने को एक सच्चा कवि, एक कालजयी कवि ही देखता है और वो आपको चेतावनी की भाषा में सचेत कर रहा होता है। तीसरी कविता है करवट। ये कविता भी मुझे विशेष प्रिय है, आप सुने। देश मेरा बनकर रह गया झुंड एक भेड़ों का। कुछ भेड़िए हैं, मतलब क्रूर कुटिल वर्चस्व, अपनी मूछ और पूंछ, मैं तो पशु ही कहूंगी उन्हें, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई में पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे अंतर मन को, हमारे नर सेल्फ को लगातार खोखला कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ये भेड़ों की जमात है, ये भीड़ तंत्र है। यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, अपने हित समूह बांधे जाते हैं और लोग इस्तेमाल होते हैं, यूज एंड थ्रो। इस संस्कृति में लगातार इस्तेमाल दुहे जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। डॉक्टर सुखवीर सिंह जी ने कब ये चिंता जाहिर की, आप देखें शोधार्थियों। देश मेरा बनकर रह गया है झुंड एक भेड़ों का, जो भी आता है बड़े प्यार के साथ इसे मूंड कर चला जाता है। मूंड कर मतलब खत्म कर देता है उसकी शक्ति को, उसके सामर्थ्य को, जिसकी पीठ पर हाथ फेरा उसको ऋणविहीन कर देता है। तो ऐसे ही भीड़, ये जनता, ये लोगों का जो जमावड़ा है, ये लोग जो एक साथ एकजुट होकर, संगठित होकर, एक सूत्रित होकर खड़े होना चाहते हैं, इनको इस्तेमाल करता है और इनको मूड देता है, लगातार इनका दुरुपयोग करता है। रह जाती है सिर्फ चमड़ी पर खरोच, हिंसा की, क्रूरता की, उनके अमानवीयता की चोट, व्यथा, पीड़ा, यही हमारा कुल जमा हासिल। फिर जिरह करने को गर्दन टटोलती उंगलियों की ठंडी सिहरन, हर बार सत्ता के रथ का पहिया गुजरता है गरीब के पेट पर ही से। लीक बनता हुआ और धूल में लिथड़े खून से नहाए, धसे गाल, पिच के पीपे सा शरीर लिए ये लोग कतार बांध कर करते हैं सलाम हर उस मुक्ति दूत को जो चुनाव परिणाम की घोषणा के पश्चात शौकिया बदल लेते हैं करवट, कि मौसम जैसे करवट लेता है। ये मौसम की तरह आते हैं, ये ग्रीष्म, शरद, शिशिर, बसंत, पतझड़ की तरह आते हैं। ये मौसम की तरह करवट लेते हैं। ये आते हैं चुनावी मौसम में, मसीहा बनते हैं, ये हमें बरगलाते हैं, फुसलाते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पूरे परिदृश्य से निकल जाते हैं। नेपथ्य में जाकर उनकी तो जय जयकार हो रही होती है और हम ठगे से रह जाते हैं। कतार बांध कर करते हैं सलाम हर उस मुक्त दूत को जो चुनाव परिणाम की घोषणा के पश्चात शौकिया बदल लेते हैं करवट और उधार के फूलों से जिस्मानी गुलदस्ते सजाते हैं, जिनके बढ़ते हुए कलेवर के सामने बड़े से बड़े महल भी छोटे पड़ते चले जाते हैं। आप देख रहे हैं, रसूख, प्रतिष्ठा, पद, पावर, पैसा, मनी, कहने को बदलती हैं ऋतुएं और हवाएं, पर इनका मौसम हमेशा के लिए ठहर जाता है। सांसों में इनके लगातार एक धुआं गहराता है, इन्हें बदलती हुई ऋतुओं के साथ बदलना नहीं आता है। ओ क्रांति के अलम बरदारा, ओ क्रांति के अलम बरदारा, सुना तुम्हारे मंच पर आने से पहले ही बहुत कुछ किया जा चुका था। तुम्हारी झोली में फूलों की वर्षा होने से पेशतर एक पूरा बवंडर ही आ चुका था। जब कहीं कुछ नहीं था, सारा माहौल चुप था, तब भी कुछ सिरफिरे लोग विश्वास के फूलों को अपने खून से सींच रहे थे। देश के सड़े गले कोनों में अपनी घुन खाई हड्डियों से धरती पर नए इतिहास की लकीरें खींच रहे थे। शोधार्थियों, याद रखिएगा, ये जो भरोसा रोप रहे थे, ये जो अपने खून से इस देश के सड़े गले कोनों को घुन खाई हड्डियों से सींच रहे थे, ये जो जब सारा माहौल चुप्पी में था, तटस्थता अपना रहा था, ऐसे समय में जो सर्जक था, जो रचनात्मक था,
जो यातना को रचनात्मक बना रहा था, जो अपनी पीड़ा से एक सृजन कर रहा था, जो देश समय समाज की सोच रहा था, जो आने वाली नस्लों और फसलों की सोच रहा था, जो चिंतित था, जो भविष्य के लिए चिंतित था, जो दृष्टा था, जो दूर की सोच रहा था, देख रहा था, और जो सच्चा कवि था। वे समाज की को बुनकर की तरह बुने जा रहे थे कि आने वाला समय तो कम से कम गढ़ा जाए, इसकी तो कोई एक पूर्व पीठिका बने, इसकी तो कोई पृष्ठभूमि बने, और धरती पर नए इतिहास, नया संविधान रचेंगे, नया इतिहास रचेंगे, इसकी फिराक में था। इसलिए अब ये पुराने क्रम को नहीं सहेंगे, अकेले अकेले चुप चुप नहीं रहेंगे, अपनी बात हृदय में सुलगी आँच की पूरी गर्मी के साथ करेंगे। और जब तक तुम फिर से इधर करवट बदलने की जरूरत महसूस होगे, तब तक इतिहास करवट ले चुका होगा। बदली हुई इबारत को स्थान देने के लिए पिछला पन्ना बंद हो चुका होगा, पिछला पन्ना बंद हो चुका होगा। बहुत हो चुका ये जो सदियों की पीड़ा है, अपमान की, अनसुने रह जाने की, अनछुए रह जाने की, सदियों की जो वंचना है, सदियों की जो यंत्रणा है, लगातार अनदेखे किए जाने की, डॉक्टर सुखवीर सिंह जी उस ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ये बहुत हो चुका, अब ये बर्दाश्त काबिल नहीं है, और अब हम में से ही कोई जो सचेतन है, कॉन्शियस, जो जागरूक है, वो खुद ही नहीं जगेगा बल्कि अपने अपनों को भी जगाएगा और नया प्रति संविधान रचेगा, नया इतिहास रचेगा, भविष्य के इतिहास को। तब इन जो अवसरवादी ताकतें हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राजनीति को सर्वग्रासी बनाए हुए हैं, इनको तब समझ में आएगा कि समय और परिदृश्य समाज का बदल चुका है। अगली कविता है नक्शा मेरे देश का। इसे ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यह नक्शा है मेरे देश का। पपड़ाई धरती से झांकते जख्म और प्यास से ऐंठी जबान लिए, यह आधा सूखा है और बाढ़ में बहते झोपड़े, ढोर डंगर बाल बच्चों समेत यह आधा गीला है। बंदूक की नली से निकलती गोली और शरीर से बहता खून, जुनून चढ़ा है सिर पर कुछ लोगों के नक्शे को रंगीन बना देने का। हैरानी की बात है, हैरानी की बात है कि न कोई लिख रहा है, न कोई बता रहा है, लेकिन एक विकराल चूहा लगातार देश के नक्शे को कुतर कुतर कर खा रहा है और देश में चूहे बिखरा रहा है। मतलब स्वार्थी, हिंसक, क्रूर, अमानवीय ताकतों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि केवल एक नहीं जो सर्वग्रासी शक्ति बनकर उभर रहा है, केवल एक अवसरवादी ताकत नहीं है जो पूरे ताकत के साथ जनता जमात को केवल ठग रहा है, या धर्म के नाम पर, जाति पात के नाम पर, समाज के नाम पर, जमात के नाम पर हमें तोड़ रहा है, हमें खंडित कर रहा है, हमारी एकता को, हमारी संगठन शक्ति को बिखेर रहा है, तोड़ रहा है, हमारा लाभ उठा रहा है। बल्कि ये केवल खुद नहीं, अपने जैसों को भी लगातार रोप रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और इनकी एक लंबी फहरिस्त बढ़ती जा रही है। तुम कहाँ हो मेरे देश के रहनुमा? आओ देश के नक्शे को बदबूदार बेईमान चूहों से बचाओ। आओ देश के नक्शे को बदबूदार बेईमान चूहों से बचाओ। तो कपट, कलुष, सारे कलुष को परिवेश में जो सड़ांध फैल रहा है, जो स्वार्थांधता फैल रही है, जो क्या कह सकते हैं, अमानवीय ताकतें, क्रूर हिंसक ताकतें अपना बोलबाला, अपना वर्चस्व बढ़ा रही हैं, डॉक्टर सुखवीर सिंह उनके लिए चिंतित हैं। उनके होने से और उनके लगातार उनकी जमात बढ़ने से देश को खतरा है। एक सच्चा और कालजयी रचनाकार वही होता है शोधार्थियों, जो अपने भविष्य को लेकर अपने देश के तमाम वर्ग, वर्ण, जाति, समूह, समुदाय को छोड़कर, एक विराट कवि वही होता है जो देश की बात कर रहा है, समूचे समाज की बात कर रहा है, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और उसके इतिहास को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अतीत का गौरव ही भविष्य के लिए एक सुखद पहचान बनकर सामने आएगा। तो डॉक्टर सुखवीर सिंह जी कहते हैं कि भविष्य को बचाने की मुहिम
जारी रहे और हम जैसों को यह कोशिश करनी चाहिए जो रचनात्मक हैं, जो अपने सृजन से ये संभाल लेंगे, बचा लेंगे। शोधार्थियों, डॉक्टर सुखवीर सिंह जी को पढ़ा जा रहा हो, उनके कविकर्म को, उनकी रचनाधर्मिता को, उनकी रचनात्मकता को परखा चिन्हा जा रहा हो, तो बयान बाहर नाम की शीर्षक से ही एक लंबी कविता है इस संकलन में। उसकी कुछ पंक्तियां तो ज़रूर उल्लेख की जानी चाहिए कि कौन कौन साजिश के तहत, कौन कौन षड्यंत्र के तहत, क्रूर इन ताकतों के, इन हिंसक क्रूर ताकतों के तहत बयान बाहर कर दिए गए। जहां उपस्थिति उनकी होनी चाहिए थी, सेंट्रिक आइडिया बनकर, एक सब्जेक्ट बनकर जिनको उभरना चाहिए था, जिन्हें सुना जाना चाहिए था, देखा पढ़ा जाना चाहिए था, जिन्हें सराहा जाना चाहिए था, वे सब लगातार किस तरह हाशिए पर किए जाते रहे। क्योंकि डर रहा, सत्ता को डर रहा, ताकत को, कुर्सी को डर रहा, और क्या कह सकती हूँ, जो पाखंडी हैं, कर्मकांडी हैं, जो लगातार समाज को खंडित कर रहे हैं अपनी संकुचित मानसिकता से, अपने रोगग्रस्त मानसिकता से, अपनी रुग्ण वैचारिकता से, मतभेद की राजनीति से, उन सब पर कटाक्ष है ये कविता। बेहतरीन कविता है बयान बाहर। मैं कुछ पंक्तियां तो ज़रूर पढ़ूंगी क्योंकि ये बहुत प्रासंगिक है। संस्कृति के अलमदार नहीं थे, वे तो महज इसके शिकार थे, पर मैं हूं प्रतिबद्ध, नहीं बनूंगा इसका शिकार या अलमदार। इनका शिकार या अलंबरदार अपने फेफड़ों की पूरी ताकत के साथ और खून की अंतिम बूंद तक लड़ना है यह युद्ध, या युद्ध मेरा अपना है। अपना मतलब ये निजी हित या निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ा जा रहा लड़ाई। ये एक मुहिम है, एक आंदोलन है, एक क्रांतिधर्मी आंदोलन धर्मी कालजयी रचनाकार अपने लिए नहीं लड़ रहा होता है, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा होता है, केवल अपनी बात नहीं कह रहा होता है, वो अपनी पूरी जात जमात, अपनी समाज, अपने समूह और अपने अपनों की बात कर रहा होता है। वह उनके लिए लड़ रहा होता है, वह उनके लिए संघर्षशील होता है। न यहाँ आकर खत्म होती है वह पगडंडी जिसके एक ओर हरे भरे खेत हैं, दूसरी ओर अभिशप्त पांवों के लिए जलती हुई रेत है, सिर्फ रेत, जिसके किनारों पर पेड़ तो खड़े हैं पास पास, पर आदमी की तरह कुएं बहुत दूर दूर हैं, लेकिन यहाँ पर लंबी लंबी हिंस के झुंड जरूर हैं, जिनके बीचों बीच छिपी है एक मजबूत इरादों वाली वह लाठी, बूढ़े हाथों ने जो सहेज कर रखी थी वक्त जरूरत के लिए। हमेशा यहीं से पक्की सड़क शुरू होती है जो मुझे रेल की पटरी तक ले जाएगी, कोल्हू के बैल की तरह घूमती हुई रूढ़ियों के दायरों में ठहर गई तेरी जिंदगी से छुटकारा दिलाएगी, जड़ता को तोड़ना, एज इट इज, जो कुछ है, यथास्थिति से मुंह मोड़ना, लगातार सामाजिक फ्रेम में, इस ढांचे में जो पारंपरिक है, जो रूढ़िग्रस्त है, जो मिसफिट है, युगानुकूल नहीं, जो आज के समय और समाज और युग के चैलेंजेस को, फाइट को प्रासंगिक नहीं बनाती, जो दिखाती नहीं है, जो मिसफिट है, उन सब पर दस्तक करते चल रहे हैं डॉक्टर सुखवीर सिंह। और वो कहते हैं कि हम कब तक इस बदबूदार सड़े हुए माहौल में अपने आप को रेंगते हुए पाएंगे, कब तक हम उठकर खड़े नहीं होंगे, कब तक हम सवाल नहीं करेंगे, कब हम अपनी इन सारी यंत्रणाओं, इन पीड़ाओं का जवाब नहीं मांगेंगे, और कब तक ऐसा होगा कि हम अलगाए जाते रहेंगे, कब तक हम अभिशप्त रहेंगे कि एक तरफ आस प्यास है, एक तरफ हरियाली है, एक तरफ खुशहाली है, और दूसरी तरफ सुलगती हुई रेत है, धंसता हुआ, एक तरफ हम बेदखल किए गए हुए लोग हैं, हम हाशिए पर कर दिए गए लोग हैं, हम अपनी उपस्थिति नेपथ्य से क्यों
खटखटाते क्यों रहेंगे कब तक? आखिर इस हरे भरे खुशहाल माहौल में, इस प्यास आस में हमारा भी उतना ही हक है, उतना ही अधिकार है। तो कब तक हम अ, इस अ, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में जूझ कर, संघर्षशील होकर हम कब तक अपनी आवाज़ को मुखर नहीं करेंगे, कब तक हम सवाल नहीं करेंगे और कब तक हम अपने लिए एक नई राह, जिस पर सब साथ चल रहे हों, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता। तो ये शुभ अंशा जो है, ये दरअसल ये एक शुभकामना है और एक कवि आस प्यास जगाता है, उम्मीद जगाता है इस समूची मानवीय संसृष्टि से, संस्कृति से और इनके पैरोकारों से। लगातार वो एक वकालत करता है मानवीयता की, सौहार्द की, प्रेम की, भाईचारे की, अपनत्व की। इसलिए डॉक्टर सुखवीर सिंह की कविताएं बेलाग की कविताएं नहीं हैं, अब केवल अवसाद की कविताएं नहीं हैं, केवल यंत्रणा याचना की कविताएं नहीं हैं, बल्कि वो मानवीय सृष्टि को दोबारा गढ़ने, बनाने, इस समूची प्रकृति को जो एक बाहर भी है और भीतर भी है, उसको संयोजित करने, उसको उसकी संरचना को फिर से पुनर्जीवित करने की लगातार मुहिम चलाए हुए हैं, कोशिश चलाए हुए हैं। और वो केवल हाशिए के समाज, दलितों, वंचितों के लिए ही नहीं लड़ रहे, बल्कि समूची मानवीय सृष्टि के लिए, मानवीय प्रजाति के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए ऐसा कवि सच्चा और कालजयी होगा। बहुत शुक्रिया।